हेलो दोस्तों, आज हम सभी लोग इस YouTube चैनल के माध्यम से क्लास 10th CBSE के निबंध मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जो लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखा गया एक संस्मरणात्मक निबंध है, इसकी विस्तृत व्याख्या के संदर्भ में पठन पाठन क्रम पूरा करेंगे। लेखक परिचय के रूप में संक्षिप्त रूप में मैं बताना चाहूँगा कि लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के एक छोटे से गांव में सन 1927 में हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षाएं अपने गांव से पास करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए बनारस के क्वींस कॉलेज में आए और उसके बाद मास्टर डिग्री हिंदी से एमए की परीक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी कर नौकरी की शुरुआत में अध्यापन और क्लर्क के रूप में अपना पेशा शुरू किया। कालांतर में इन्होंने रचना के क्षेत्र में कहानी संग्रह, उपन्यास, कविता संग्रह, नाटक, बाल साहित्य और लेख संग्रह आदि पर अपनी सशक्त लेखनी चलाई। इनकी भाषा शैली बहुत ही सहज और सरल लोक भाषा थी। इनकी भाषा में मुख्यतः तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, उर्दू और अन्य भाषाओं के शब्द सहज ढंग से प्रयुक्त हुए हैं। अब पाठ सारांश के बारे में मैं संक्षिप्त रूप से बताना चाहूँगा कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने फादर कामिल बुल्के के बारे में बताया है। लेखक कहते हैं कि वे एक देवदार के वृक्ष के समान थे। देवदार का वृक्ष बड़ा होता है और सबको छाया देता है। वे भी सभी को आश्रय देते थे और दुखी लोगों को सांत्वना देते थे। कहने का अभिप्राय यह है कि फादर बुल्के का जन्म स्वांतः सुखाय न होकर के बहुजन हिताय था। वह लोगों के सुख दुख को अपना सुख दुख मानते थे और वे भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग थे। जैसा कि पाठ के माध्यम से बताया गया है कि फादर बुल्के बेल्जियम के रैम्स चैपल के एक छोटे से गांव में जन्मे थे, लेकिन बचपन से ही इनका सन्यास के प्रति विशेष धारणा थी। बेल्जियम से आए थे पर भारतीयों के लिए उन्हें बहुत प्रेम था। विदेशी थे लेकिन भारत को अपना देश मानते थे। उन्होंने हिंदी भाषा से बहुत प्रेम रखा। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए उन्होंने अनेक प्रयत्न किया। ब्लू बर्ड और बाइबल को उन्होंने हिंदी में लिखा। भाषा साहित्य से संबंधित सभी संस्थाओं से वे जुड़े थे। वे लेखकों को स्पष्ट राय देते थे। सबसे बड़ी विशेषता थी कि रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज, जो उस समय अपनी एक मानी जानी संस्था के रूप में थी, वो हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष बने। अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश उन्होंने तैयार किया और उनकी सबसे बड़ी सामाजिकता यह थी कि वे लोगों के सुख दुख में अपने को सहज ढंग से प्रस्तुत करते थे और सबके लिए करुणा रखते थे। सबके प्रति सहानुभूति थी। उनकी आंखों में एक दिव्य चमक थी जिसमें असीम वात्सल्य झलकता था और यह वात्सल्य उनका इस रूप में प्रकट होता है कि जब उनकी मृत्यु हो गई तो इतना दुख प्रकट करने वाले भारतीयों के क्रम दिखाई दिए, जिससे देख करके स्पष्ट होता है कि वास्तव में फादर कामिल बुल्के एक अलौकिक व्यक्ति थे, एक विशिष्ट व्यक्ति थे। अब पाठ के संदर्भ में बताना चाहूँगा कि फादर बुल्के के निधन पर लेखक को आक्रोश होता है। लेखक बता रहा है कि वह फादर बुल्के को एक सामाजिक और बहुत ही सहज व्यक्ति के रूप में उसने देखा। वह हर किसी के सुख दुख में अपने परिवार जैसा अपीयर करते थे। उनके अंदर ममता, अपनत्व की भावना इतनी सहज थी कि उन्हें कोई साधु और महात्मा से कम नहीं आंका जा सकता था। ऐसे फादर बुल्के की मृत्यु एक जहरवाद, जो जहरीला फोड़ा होता है, जो दुखद मृत्यु का कारण बनता है, ऐसे दुखद मृत्यु से हो गई। तो लेखक को फादर बुल्के के निधन पर आक्रोश इसलिए है क्योंकि फादर बुल्के सामाजिक होते हुए, सहज और सरल होते हुए इस दुर्गतपूर्ण ढंग से अपनी जीवन लीला समाप्त की। इस बात पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को अंदर से दुख है, आक्रोश है। फिर दूसरा पॉइंट है फादर बुल्के की आत्मीयता और लेखक फादर बुल्के को बिल्कुल आत्मीय जनों जैसा, अपने परिवारजनों जैसा मान रहा है। लेखक का कहना है कि जो भी उनको देखता था, उनसे बात करता था, तो उसे लगता था कि मानो वह जैसे
गंगा में स्नान कर रहा हो, पवित्र जल की स्पर्श उसे मिल रही हो, वह संकल्पों से भर जा रहा हो। और वास्तव में वह फादर बुल्के इतने सामाजिक थे कि हर व्यक्ति के सुख दुख में, हंसी मजाक में शामिल होते थे। गोष्ठियों में, सभा सोसाइटियों में बड़ी लंबी लंबी बहस किया करते थे। और सबसे बड़ी विशेषता थी कि उन्हें महात्माओं जैसा उनके अंदर गुण देखा गया, कि कभी किसी पर क्रोध नहीं करते थे। सदैव ममता और प्यार से लबालब उनका क्रम छलकता रहता था। उन्हें देखकर मन में यह जिज्ञासा सदैव बनी रहती थी कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर फादर बुल्के के मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि उनका भरा पूरा परिवार था। लेखक बता रहा है कि वह एक उच्च कोटि के विद्यार्थी होने के नाते, टेक्निकल स्टूडेंट होने के साथ और एक भरे पूरे परिवार से जुड़े होने के बाद वह एक सन्यासी कैसे बन गए। लेखक को इस बात की एक आश्चर्यजनक घटना दिखती है। फिर लेखक फादर बुल्के के परिवार के बारे में बताना चाह रहा है कि फादर बुल्के का भरा पूरा परिवार था। उनके माता पिता भाई सभी परिवार में थे। और माँ की उन्हें, जब वो भारत आए तो लोग जब उनसे अपने देश के बारे में, रेम्स चैपल के बारे में बोलते थे तो वह यही कहते थे कि उन्हें माँ की अक्सर प्राय याद आती है। वे माँ की स्मृतियों में, याद में डूब जाया करते थे। माँ की चिट्ठियाँ उनके पास आया करती थी, जिन्हें वह अपने मित्रों को समयानुसार दिखाते थे। पिता स्वभाव से व्यवसायी थे। एक भाई था जो पादरी हो गया था, पादरी मतलब धर्मगुरु हो गया था। एक भाई और छोटा मोटा सर्विस नौकरी का काम करता था। एक बहन थी जो लेखक ने बताया है कि जो फादर बुल्के के द्वारा बताई जाती थी कि वो बड़ी जिद्दी और सख्त स्वभाव की थी। फादर को कभी उनकी चिंता करते नहीं देखा गया। भारत में बस जाने के बाद 2-3 बार वे अपने परिवार से मिलने बेल्जियम गए। लेखक बता रहा है कि उनका भरा पूरा परिवार था, लेकिन जब वो सन्यासी बन करके इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के छात्र के रूप में होने के बाद जब उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी और भारत जाने का अपना मन उजागर किया, और जब भारत आ गए तो भारत की मिट्टी में इस तरह रम बस गए कि वे 2-3 बार ही बेल्जियम कहीं न कहीं से अपने मातृभूमि को वापस गए। और आप सब छोड़कर बेल्जियम से भारत चले आए। जब कोई उनसे यह पूछता था तो वो बड़े सहज ढंग से उत्तर देते थे कि प्रभु की ऐसी इच्छा थी। वे बताते थे कि माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से चला गया, और सचमुच इंजीनियरिंग की अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर सन्यासी होने के लिए धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ, और शर्त रखी कि मैं भारत जाऊँगा, मतलब सन्यासी बनूँगा, लेकिन रेम्स चैपल या बेल्जियम को छोड़ करके मैं भारत को अपनी कर्मस्थली बनाऊँगा। भारत जाने की इच्छा का कारण पूछने पर वे उसके बारे में अनभिज्ञता प्रकट करते थे। और अगला पॉइंट हम बताना चाहेंगे कि फादर बुल्के की भारत में प्रक्रिया। जब फादर बुल्के इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के स्टूडेंट के रूप में अपने धर्मगुरु से अनुमति लेकर के भारत आ गए, तो भारत आने के बाद सबसे पहले उन्होंने जिसेट संघ में धर्माचार्य की पढ़ाई शुरू की। 9-10 वर्ष तक इन्होंने दार्जिलिंग में अपनी पढ़ाई शुरू की। कोलकाता से बीए और इलाहाबाद से एमए किया। अब इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे, लेकिन कोलकाता से बैचलर डिग्री और हिंदी से एमए की डिग्री इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त किया, और प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में रहकर 1950 में रामकथा उत्पत्ति और विकास पर शोध प्रबंध पूरा किया, मतलब इन्होंने उस पर पीएचडी पूरी की। रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिंदी और संस्कृत के विभागाध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका निभाए, और वहीं इन्होंने हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश और बाइबल का अनुवाद किया। और अंततः वे बीमार पड़े और पटना से दिल्ली गए, और 47 वर्ष की अवस्था में 73 वर्ष की ज़िंदगी जीवन जीकर चले गए। अब लेखक लग रहा है कि फादर एक सन्यासी थे। उस पर अपना विचार व्यक्त करते हुए बता रहा है कि फादर बुल्के कभी संकल्प से सन्यासी लगते थे तो कभी मन से सन्यासी थे। एक बार रिश्ता बनाकर तोड़ना उनके स्वभाव में नहीं था, मतलब जो एक बार जिनको वो मित्र बना लेते थे फिर उन्हें शत्रु बनाने के लिए कभी नहीं सोचते थे। 10वें साल बाद वे मिलने पर भी अपने
अपनत्व के साथ उनकी गंध आती थी। मतलब उनकी स्मरण शक्ति इतनी थी कि अगर कोई मित्र उनका है और 10 साल बाद उनसे मुलाकात कर रहा है तो वे तुरंत उसको पहचान जाते थे। साथ ही साथ उनकी विशेषता थी कि वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने के लिए सदैव चिंतित रहते थे। इसके लिए हर मंच पर वे अपना दुख प्रकट करते थे और हिंदी को अपना दर्जा स्थान न देखते झुंझलाते भी उन्हें देखा गया। हिंदी वालों के द्वारा हिंदी की अपेक्षा करते देख उन्हें बहुत दुख होता था। घर परिवार के बारे में पूछना, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका अपना स्वभाव था। बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के स्वर ही निकला करते थे। और अंततः लेखक फादर बुल्के की अंतिम यात्रा पर प्रकाश डालते हुए बताना चाह रहा है कि लेखक को अंतिम क्षणों में फादर से गले न मिलने का दुख है। कि लेखक फादर कामिल बुल्के इतने सामाजिक और सहज और सरल व्यक्ति थे, इतने ममत्व और आत्मीयता से जुड़े व्यक्ति थे और अंतिम क्षणों में फादर से कामिल बुल्के की मुलाकात नहीं हो पाई। लेखक बता रहा है कि लेखक को पता ही नहीं चला कि फादर बुल्के दिल्ली में है। पटना से बीमार होने के बाद जब वे दिल्ली में आ गए, लेखक भी उसमें तत्कालीन समय में दिल्ली में रह रहा था, लेकिन उसे पता नहीं चला। पता तब चला जब उनकी मृत्यु हो गई और उनकी जिस्म को ताबूत मतलब जो मृतक के शरीर को रखने का स्थान होता है, ताबूत में रखा गया। तब लेखक को पता चला कि फादर कामिल बुल्के का देहावसान हो गया। 18 अगस्त सन 1982 को सुबह कश्मीरी गेट के पास, दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी से उतारा गया और उस समय इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश, डॉक्टर रघुवंश और मूर्धन्य विद्वानों से सड़कें भरी हुई थी। माहौल बिल्कुल खामोश था। मसीही विधि से उनका, मसीही का मतलब जो उनका अपना पारिवारिक जो क्रम होता है, जो अपने धर्म का क्रम होता है, उस विधि से उसका अंतिम संस्कार हुआ। लेखक यह सोच रहा है, लेखक का अंतिम विचार है कि लेखक का कहना है कि मैं नहीं जानता कि सन्यासी ने भी सोचा होगा या नहीं कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा। फादर बुल्के ने कभी स्वप्न में भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि उनकी अंतिम यात्रा के समय वह विदेशी थे, लेकिन भारत में आने के बाद अपने परिवार से, अपने देश से भी ज़्यादा लोगों का उनका लगाव होगा। उन्होंने कभी इस बात को स्वप्न में भी नहीं सोचा था। लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। हमारे बीच से वह चले गए। हम में से सबसे अधिक छायादार, फलदार, गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक के रूप में लहराते हुए खड़े थे। इस तरह प्रस्तुत निबंध के माध्यम से लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने फादर कामिल बुल्के, जो बेल्जियम के रेम्स चैपल के एक छोटे से गांव में जन्मे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई को छोड़ करके धर्मगुरु के आदेशानुसार भारत आए और यहाँ संन्यास प्रक्रिया अपना करके भारत में बीए और एमए की पढ़ाई करने के बाद राष्ट्रभाषा हिंदी को सतत आगे बनाने के प्रयत्न में संपूर्ण भारतवासियों और अपने सुधीजनों, विद्वज्जनों के अपने आत्मीय व्यक्ति बनते हुए और अपनी जीवन लीला समाप्त किए। लेखक उनकी जीवन लीला पर बता रहा है कि लोग इतने उनके चाहने वाले थे, इतने उनके आत्मीय थे कि इससे यह नहीं लगता था कि कोई विदेशी व्यक्ति अगर आकर के हमारे देश में अपने देशवासियों जैसा कर्तव्य करता है तो वह कहीं से विदेशीपन का उसमें बू आती है। लेखक इन्हीं बातों के साथ फादर कामिल बुल्के के प्रति आभार व्यक्त करता है। धन्यवाद।